चलें जी, थोड़ा सा एडवांस आज हम जाएंगे। लाइक ये एक हमारे पास पेज है जिसमें अच्छा ये तो आपको ये जहाँ पे भी मेरा माउस है, ये जहाँ पे मैं अभी हॉवर कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं इस जगह को? नेविगेशन मेन्यू। मेन मेन्यू नेविगेशन कहा जाता है। लेफ्ट साइड के इसके ऊपर लोगो हम प्लेस करते हैं, जहाँ पे ये लैंडिंग पेज लिखा हुआ है। ये हमारी जगह होती है लोगो के लिए। और उसके बाद ये आप जो नेविगेशन बटन्स होते हैं, आप अपने नेविगेशन बटन्स को प्लेस करते हैं। अच्छा, इस नेविगेशन के बाद अब क्या आ गया? अगेन आपकी बॉडी आ गई। और बॉडी के बाद हमने क्या लिखा? फुटर। ठीक है, ये एक हमारा पेज का एक लेआउट बन गया। अब मैंने यहाँ पर पेज को कुछ जगह पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। लाइक कोर्सेज देखें, DSA, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। और अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जब div कॉल पढ़ा था, तो अगर मुझे तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? पूरे पेज की तो क्या होती है div कॉल, क्या होता है पूरे पेज का? वो तो टोटल 12 होते हैं। हाँ, शाबाश, तो 12 में शुक्र है। गुड। अब ये कितना होगा फिर? ये तीन में डिवाइड करेंगे फोर तो फोर फोर 4। अब ये DS है, डिव कॉल 4 में होगा, HTML भी 4 में होगा, JS भी 4 में होगा। ठीक है, ये हमारे तीन हिस्सों में इक्वली जो है वो डिव कॉल से डिवाइड हो गया। अच्छा। तो स्टार्टिंग हमारा हेड, अगेन टाइटल लिखा, लिंक लिखा। लिंक में क्या लिखा हुआ है? वही जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट थी वो लगाई, स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, ये जो मेटा के टैग्स हैं ना, ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जितने भी हैं। तो अभी आप बेशक इन पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी आप छोड़ दें। जब भी हमें मेटा टैग्स लिखने हैं, दैट्स मेन वी आर डूइंग फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेटा में हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, हम कीवर्ड्स भी लिखते हैं, और दो तीन और चीज़ें हैं जिनको हम लिखा करते हैं। जब आप एक वेबसाइट को गूगल करते हैं तो गूगल में एक वेबसाइट के टाइटल के नीचे कुछ छोटा छोटा भी लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ नेट नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने एक तो टाइटल आ रहा है, ये देखें, ये टाइटल आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, और ये टाइटल के बाद ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये किस तरीके से आ रहा होता है? अब ये देखें, पाकिस्तान CEO, ये मेरा आ रहा है। लिंक्डइन में प्रोफाइल जो आ रही है, ये मेरी आ रही है। और ये गूगल रिव्यूज़ भी इधर इसी के आ रहे हैं, मेरे ही आ रहे हैं। ये रावलपिंडी। ये सारे किस तरीके से? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, मेटा टैग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ये इस तरीके से आते हैं जिसको गूगल पिकअप करता है। तो ये आपके मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स के बाद हमने क्या किया? लिंक किया स्टाइल डॉट सी एस एस को। और उसके बाद टाइटल जो आपको पता है, जो भी आप दें। बॉडी आ गई। अब देखिए, यहाँ पे नेव लिखा हुआ है मैंने, नेविगेशन यानी कि ये मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में बताता रहा हूँ कि जो भी अपने टैग्स हमने यूज़ करने हैं, दोज आर मीनिंगफुल। ये आपने ऐसा कोई टैग यूज़ नहीं करना जिसको आपको खुद ही बाद में पता ना चला, यार ये मैंने किस लिए यूज़ किया था, यार ये क्या चीज़ है। नेव यूज़ किया नेविगेशन को डिफाइन करने के लिए। अब देखें, डिव क्लास हेडिंग लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज मेरा, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लोगो, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोगो आता है। यहाँ पे हमारा लोगो अपीयर होता है, इसलिए हम यहाँ पे मैंने इसको लोगो लिख दिया। ये JS लगा हुआ है, साइड मेन्यू बटन, ओपन नेव बार, इसको हम अभी छोड़ेंगे। डिव क्लास नेव बार। अब ये देखें, नेव बार ये शुरू हो गई, ये वाली जो राइट साइड के ऊपर है, होम अबाउट साइन अप। अब ये क्लासेस क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? बेसिकली इनकी स्टाइलिंग की है मैंने।
CSS के अंदर स्टाइलिंग है। तो मैं एक दफ़ा आपको HTML का थोड़ा सा बता दूं, फिर इसकी CSS की तरफ चलते हैं। एक तो नैव बार, अब UL, ये UL क्या चीज़ है? नो नो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्टिंग हमारी HTML में दो टाइप्स की हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट, दैट्स मीन OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। क्या डिफरेंस है UL में और OL में? ठीक है, ठीक है। अनऑर्डर्ड, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट में अपने पॉइंट्स बनाते हैं, बुलेट्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स की, सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, वो तीर का निशान बन जाता है, तो वो हम सारे यूएल में बना रहे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ओएल में हमें क्या करना होता है कि 1 2 3 ABC इस तरीके का हमें सीक्वेंस चाहिए, तो हम ओएल में लिखते हैं। अदरवाइज हम किस में लिख रहे हैं? यूएल के अंदर। ठीक है, यूएल में हो गया। अच्छा, लिस्टिंग जब भी हम करेंगे तो उसका एक एल का टैग है, लिस्ट। लिस्टिंग जब भी करेंगे उसमें हम टैग क्या यूज करेंगे? LI, दैट्स प्री डिफाइंड। लिस्ट स्टैंड्स फॉर LI, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो ये आपको लिस्ट में, लिस्टिंग व्यू में आपको बना देगा। तो यूएल में आपका एक मेन टैग है, मेन टैग में आपने LI लिखा, क्यों? आप लिस्टिंग एक बना रहे हैं। लिस्ट कैसे? जैसे हम घर भी एक कोई लिस्ट बनाई, ऐसे वर्टिकली बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, तो वो आपकी लिस्ट है। तो लिस्ट आपकी ने कैसे स्टार्ट करना है? LI के टैग से, और LI आगे क्लोज भी होता है। हमने हाइपर रेफरेंस पास किया, मतलब href भाई ये किस के ऊपर लिंक है, कहाँ जाना है इसको, वो हमने लिंक्स दे दिए। इस हैश का मतलब ये है कि कोई ये एम्प्टी लिंक है, ये हाँ, हैश का जहाँ भी हैश लगाओ वो एम्प्टी लिंक है, उसने कहीं नहीं जाना। तो ये यहाँ पे आपकी नैव क्लोज हो गई। अब हम चलते हैं ये div क्लास हेडिंग पर, इसकी CSS देखते हैं। देखिए नैव हेडिंग, क्या लिखा है? फॉन्ट साइज हमने दिया हुआ है 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट दिया हुआ है 700, कलर वाइट। आप इसको प्ले करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? इंस्पेक्ट। अच्छा जी, ये है अब फॉन्ट हेडिंग, ये देखें फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट वेट और कलर इसका। ये नहीं है बूटस्ट्रैप पे, ये सिर्फ प्योर CSS है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाएं और क्या लगा सकते हैं? कोई और टैग बताओ। नहीं, ये देखिए फॉन्ट फैमिली लगाई। जी, एक्चुअल हमारा लोगो है, लोगो भी आपके पास PNG भी होता है, टेक्स्ट लोगो भी होता है। तो अगर अब आप देखें कि अगर आपकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे पसंद है, ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आपको अच्छी लग रही है, आप क्या काम कर रहे हो? इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, आप यहीं पे से इसको कॉपी कर लो, फ़ॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस, और यहाँ पे आपने स्टाइल में जाके यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लिख दो, वो आपकी स्टाइल जो CSS है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, वही स्टाइल आपका उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये हमारा डिव क्लास हेडिंग थी, जो हमने लोगों के लिए लगाई थी। अच्छा, इसके बाद हमारी कौन सी थी? जब हम इसमें लोगो लगाएंगे तो वो इमेज सोर्स और वो जी जी बिल्कुल, इमेज सोर्स, बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये नैव बार की CSS आप देख लो।
अब ये नैव बार आपको दो जो इसमें आपको नज़र आ रही है, एक मिनट, ये वाली div क्लास नैव बार यहाँ पर। अब देखें इसमें जो लिखा हुआ मैंने एक मीडिया स्क्रीन, ये क्या क्या मतलब है इसका, कोई है आइडिया? ये ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए है। जब भी हमें एक रिस्पॉन्सिव करनी होती है ना, एक के रिस्पॉन्सिव मतलब कि डिफरेंट स्क्रीन्स पे कैसे वो ओपन हो, तो हमें स्क्रीन साइज पता होना चाहिए, या स्क्रीन साइज के मुताबिक हम उसको रिस्पॉन्सिव सेटिंग्स करते हैं। लाइक अभी लिखें @ मीडिया स्क्रीन, और मैक्स विड मैंने 600 px पे सेट कर दी उसकी, नैव बार CSS। ठीक है, अब ये जब भी मेरे मोबाइल में ओपन होगा तो फ्लैक्स, अब इसे भी प्ले करते हैं थोड़ा। बनाने के लिए तो आप ग्रुप से आप नहीं कर रहे हो? CSS भी मैंने आपको बताया, CSS से भी होती है रिस्पॉन्सिव, लेकिन वहां पे आपको कोड ज़्यादा करना पड़ जाएगा। बूटस्ट्रैप आपको इजीली आधी से ज़्यादा तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिव कर देता है, आपका उसमें काम बच जाता है। ये है div क्लास नैव बार। ये UL आ गया, डिस्प्ले, ये देखें ये फ्लैक्स होता है, देखें, एंड लिस्ट स्टाइल। अब लिस्टिंग जब आप करोगे यूएल में, यूएल मैंने क्या बताया था, देखिए क्या आ रहा है। अब हटाया तो क्या हुआ, नन कर दिया ना, लिस्ट स्टाइल नन, वही हमें नहीं चाहिए। ये इसके बगैर लिस्टिंग जो है वो यूएल की बेस पे ही चलती है ना। हाँ, यूएल या ओएल। ये थोड़ा सा एडवांस है, आई होप सो कि आप बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक। अच्छा, जो जहाँ ना समझ आए आप ज़रूर मुझसे पूछेगा। अब आ गया हमारा कंटेंट, ये बॉडी टैग, आई थिंक मैंने, ये बॉडी से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, ये रहा डिव क्लास लाइन। अब हमारा कंटेंट शुरू हो गया, आईडी होम। ये आईडी क्या क्यों लिखा हुआ है ये, देखिए जब भी हम जावा स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं तो हम आईडीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, कि जब भी कोई जेएस का इफेक्ट है वो आईडी की बेस पे कॉल होता है। आईडी की बेस पे मतलब कैसे, अब मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही बनेगा। अब मुझे वही एनिमेशन या वही जेएस का जो फंक्शन है, कुछ सेक्शंस के ऊपर कॉल करना है, डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर कॉल करना है, फंक्शन एक है। डुप्लीकेट आपको पता है नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो डुप्लीकेशन हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि आईडीज़ बना लेते हैं, कि ये वाली आईडी इसकी है, ये वाली आईडी इसकी है। फिर जिस आईडी पे जो फंक्शन अप्लाई होना होता है वो आईडी की निस्बत से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अच्छा, ये वाली आईडी होम की है, होम पे ये फंक्शन लगा हुआ है, अप्लाई कर दो। ठीक है, आईडी कॉन्टैक्ट की है, अच्छा वहाँ कॉन्टैक्ट पे ये फंक्शन लगा हुआ है, अप्लाई कर दो। आईडी की बेस के ऊपर आप वो फाइंड आउट करके आपके फंक्शंस को, आपकी स्टाइलिंग को उसके ऊपर वो अप्लाई कर देता है। अच्छा, एक बात तो ये जेएस की हद तक हो गई, और एक बात शायद आप लोगों ने ऊपर नोट नहीं की, या अगर नोट की है तो बोले नहीं, दोनों बातें हैं। सिंगल पेज, जब हम एक सिंगल पेज साइट बनाते हैं, वैसे तो क्या होता है कि
मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। लेकिन जब हम एक सिंगल पेज साइट बनाते हैं, सिंगल पेज में क्या होगा, होम होगा वही कुछ, होम, अबाउट अस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट। लेकिन जब हम अबाउट पे कॉन्टैक्ट करेंगे वो ऑटो स्क्रॉल होके अबाउट वाले सेक्शन पे आ जाएगा। जब हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे वो ऑटो स्क्रॉल होके कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे आ जाएगा। ये कैसे होता है? सर वो सेक्शन बनाया होता है ना, वो स्क्रॉल करते हैं तो एक दो तीन नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं उसको होम पेज पे। नहीं, नहीं। आईडी, अगेन आईडी, रो में, एच में हम उस आईडी को डिफाइन करते हैं, नाम लिख देते हैं एच के अंदर, और जो नाम हमने एच में हैश के साइन के साथ लिखा होता है वही सेम नाम हम आईडी में पास कर देते हैं। अगर आपको सिंगल पेज का आइडिया नहीं है, आई होप सो कि शायद ये सिंगल पेज है। देखा, डायरेक्ट किस पे आ गया, प्राइसिंग के पेज के ऊपर। फीचर्स पे क्लिक किया, ये ऊपर चला गया। शोकेस पे क्लिक किया, ये उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट या कांटेक्ट होगा, देखेंगे वहां पर आ गया। ये सिंगल पेज साइट है। सर आप इसमें HTML के अंदर वो डोम इस्तेमाल होता है कि आप करते हैं, तो ये इसमें नहीं आ जाता कि आप ये डोम और दूसरी डोम का सेव करता है आईडी को, वो जिस तरह वो देख के जाए तो एक सिंगल पेज में सब साइट भी आ रही होती है, वो एक कॉपी रखता है डोम की, तो ये उस पर नहीं आ जाता सारा कुछ? तो आपको वहां पे जाने की जरूरत, जब एक सिंपल सी एक हमारे पास चीज हो रही है, देखो, यही मैंने कहा था कि शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया या आप लोगों ने पूछा नहीं। अभी ऊपर चलते हैं, ये क्या लिखा है? मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप रेफर करते हैं तो वो एक कॉपी रख लेता है, तो क्या ये पेज भी एक कॉपी रखता है रियल वाले पेज की, क्योंकि ये तो अपने वो लोड नहीं हो रहा, हम्म उस पर ब्राउज हो रहा होता है, उस चीज़ की बात है। जो अभी मैंने साइट खोली है। जी, हाँ, अब मैं गया वैक्सीन में गया ना, हाँ, तो नीचे आ गया पेज, हाँ, लोड नहीं हुआ, हाँ, तो मैं इसी तरह रेड पे इस नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली सिंगल पेज पे कोई ना कुछ हो रहा होता है। हाँ, रिएक्ट के ऊपर भी, एजेक्स के ऊपर भी वो भी यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट डिफरेंट है। तो ये ठीक है। इसमें उस वही मैं कह रहा हूँ, ये वही कॉपी नहीं रख रहा है जो एक नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम इससे तुम एक प्योर HTML और प्योर CSS की बात कर रहे हैं ना, किसी फ्रेमवर्क के जो ऊपर तुम है ही नहीं, तो इसकी इसका कोई किसी किस्म की कोई कॉपी या मतलब कोई कैशे क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, रिएक्ट का, एजेक्स का वो तो कोड ही डिफरेंट है। एजेक्स की तो कॉल्स बनानी पड़ती हैं आपको ना, वो सेपरेट कॉल्स हैं एजेक्स की, आपको सेपरेट पेज बनता है कि जिसमें आप एजेक्स का कोड कर रहे होते हैं सारा। तो इसमें तो आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक आईडी को पास किया है। इवन इवन वर्डप्रेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इवन वर्डप्रेस के ऊपर जो फ्रेमवर्क है, जो वर्डप्रेस भी काम करता है, वो भी सिंपल ऐसे ही काम करता है। लाइक आप चाहते हो कि सिंगल पेज ऑफ वर्डप्रेस है, कभी स्ट्रक्चर देखना, रोज में जाके देखना, ये आईडी कहाँ पास हुई हुई होती है, रो के अंदर, कॉलम में नहीं, रो के अंदर। क्योंकि रो के अंदर कॉलम होते हैं। वर्डप्रेस में रो के अंदर कॉलम बनाते हो ना आप, तो रो की आईडी आप बनाते हैं और वही आईडी आपने नेविगेशन में दी हुई होती है। तो जैसी वो आईडी आपने वहाँ पे नेविगेशन में दी है और रो में दी है, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ऑटो स्क्रॉल होके उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसने पिक करना है किसको, आईडी को। रिएक्ट जो है, जो एजेक्स है, वो तो डिफरेंट चीज़ है, वो तो पेज कॉल होगा। देखें, एजेक्स में और रिएक्ट में डिफरेंस जो अब आपने मुझे कहा है, इसमें मेरे पास कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। एजेक्स क्या है, आपने कोई कैलकुलेशन, कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, फॉर्म सबमिट हुआ तो वो पेज लोड करके आपको दिखाएगा, रिफ्रेश करता है ना बेसिकली पेज को, आपको लोड करके दिखाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो वो डायरेक्ट आ रहा है इसके ऊपर ही। ठीक है, तो वो अभी रिएक्ट और वहाँ ना जाओ, उनको भी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है। तो ये आईडी की अब सिनेरियो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे आप बेशक इसके साथ अबाउट में, ठीक है, यहाँ पे अब अबाउट में भी अबाउट लिख दें। ठीक है, और इसके बाद अबाउट के सेक्शन में जिस तरह ये हमने आईडी कॉल की हुई है, वो ऑटो स्क्रॉल होके अबाउट के ऊपर आ जाएगा। नहीं समझ आई फिर पूछ लो। मुनज़्ज़ा आपको नहीं आई? चीज़ समझने की कोशिश कर रही हूँ। बताएं कहाँ मुश्किल है।
सर ये जो आपने होम का लिखा हुआ है हम्म, उसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, अब हमें अबाउट का भी अलग से वो लिखना पड़ेगा जैसे हैश का होता डेफिनेटली है, डेफिनेटली ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो बताया कि सिर्फ आपने, हैश लिखा हुआ आपने ना, हाँ जहाँ सिर्फ हैश लिखा हुआ है वहाँ यहाँ पे पे अब अबाउट लिख दें लिखना है तो अबाउट, फिर आएगा वो। ऐसे सिर्फ यहाँ अभी नहीं आएगा। जिस तरह अब डिव क्लास लाइन में आईडी मैंने पास की है, सेम स्पेलिंग, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, आपने सेम टू सेम D2 कॉपी करके अपने आईडी को प्लेस करना है, तब आएगा। दोनों जगह पे नेविगेशन में भी लिखना है और नीचे आईडी के अंदर उसको पास आउट भी करना है, तब उसने स्क्रॉल होकर आना है। अच्छा नेविगेशन में तो वो उधर अबाउट इधर नहीं, अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है हम्म, सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना हैश के अच्छा लिए। अब ये देखें आप मुझे पता था थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसको भूल जाएं। भूल इसलिए जाएं कि ये रिस्पॉन्सिव है, मतलब ऐसा होता है देखें, ऑथर की बेस के ऊपर ये अगेन डिपेंड है कि वो एक ही नेविगेशन बनाता है, एक ही नेविगेशन, और उसी नेविगेशन की जब वो स्टाइलिंग करता है, CSS की स्टाइलिंग करता है, तो वो एक ही नेविगेशन के ऊपर करता है कि मोबाइल में भी ओपन हो, किसी लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो, किसी में भी ओपन हो। ये ज़्यादा इजी काम है, थोड़ा सा आपको CSS में काम करना पड़ जाता है, लेकिन इट इज़ ईजी टू मेंटेन। कुछ ऑथर क्या करते हैं कि उस वर्कआउट से बचने के लिए डबल नेविगेशन बना देते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो गई अभी, ठीक है। बाकियों का मुझे नहीं पता कि वो यहाँ तक अभी दिमाग गया कि नहीं गया, या नज़र गई कि नहीं गई, दिमाग को छोड़ने नज़र गई कि नहीं गई। तो वो क्या करते हैं, डबल नेविगेशन बना देते हैं, एक नेविगेशन आपकी डेस्कटॉप के लिए, दूसरी नेविगेशन आपके मोबाइल के लिए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको दो दो नेविगेशंस के ऊपर से फिर वो डील करना पड़ता है, मेंटेन करनी पड़ती है, वो एक हेक्टिक काम हो जाता है। कैसे, आपने ऊपर चेंज कर दिया, मोबाइल के लिए करना भूल गए, फिर जब मोबाइल व्यू पे आओगे यार ये तो चल ही नहीं रहा, फिर वहां पर जाओगे, फिर एक मतलब डबल वहां भी काम कर रहे हो, वहां भी काम कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो नेविगेशन एक ही हो जो कि मोबाइल के ऊपर भी सही उसी तरीके से काम कर रही हो जैसे डेस्कटॉप के ऊपर है। नैव एक ही बनाई, यहाँ दो बनी हुई है। अब ठीक है, ये इसलिए कंफ्यूज हो, ये मैं उसको वापस हटा रहा हूँ। ये हमारी, ये देखें, साइड बार नेविगेशन है, क्लोज नैव बार, ये फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन है, क्लोज बटन, ऑन क्लिक, क्लोज नैव बार, ये JS के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिव के लिए, मोबाइल व्यू के लिए डिफाइन की गई है। मोबाइल व्यू के लिए कैसे डिफाइन की गई है, अच्छा अब आपने कैसे चेक करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये पेज है, आप F12 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस किया, ये आ गया। अब आपने ये जो मोबाइल का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आपने प्रेस कर लेना है, ये आपका मोबाइल व्यू आ गया। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लें एक दफ़ा ताकि ये प्रॉपर आ जाए। बेशक इसको रिस्पॉन्सिव में कर दें, बेशक आप इसको ऐसे यहाँ पे कर दें इसको, ठीक है। तो ये आपका एक, ये अब आपकी एक नेविगेशन बार, यहाँ पे अब आपकी मोबाइल मेन्यू की एक नेविगेशन बार आ रही है। ये रिस्पॉन्सिव में कैसे है, ये देखा, अब इससे कम जा रहा हूँ, ये यहाँ पर देखिए मीडिया स्क्रीन अगेन, ये आपको 3 बार नज़र आ रही है जहाँ मेरा माउस है, ये 3 बार, इसको कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। हैमबर्गर, 3 जो डॉट्स हैं जो ऊपर नीचे लाइनें आ रही हैं, हैमबर्गर मेन्यू, ये मोबाइल्स के लिए है, ये आपको डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लगा भी देते हैं लेकिन बेसिक पर्पस जो है, इट्स इज़ फॉर मोबाइल, कि जब भी ये क्लिक हो तो उसका मतलब ये है कि दैट्स हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। ये मोबाइल्स के लिए है, मोबाइल में जब भी आपको 3 बार नज़र आएंगी, अंडरस्टूड है, दैट्स नेविगेशन, ठीक है। ये हैम बर्गर मेन्यू, हैम HAM बर्गर मेन्यू, तो ये मोबाइल की नेविगेशन है। आपको मोबाइल में जब भी ये 3 बार्स नज़र आए, दैट्स मीन दैट्स अ मोबाइल नेविगेशन, ठीक है। अब ये जो हम होम अबाउट साइन अप आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं।
अब क्या हो गया, साइन अप 20 हो गया, किस में हुआ, मोबाइल। मोबाइल में हुआ। अब मोबाइल व्यू क्लोज करते हैं, इसमें 20 क्यों नहीं हुआ, इसका अलग से कर। इसका अलग है। अब समझ आ गई, दोनों नेविगेशन हमारी अलग हैं। नहीं, मैंने वैसे बताया था कि ऑथर्स जो, इट इज़ बेटर टू राइट अ सिंगल नेविगेशन एंड टू राइट अ सिंगल सीएसएस टू ऑपरेट बोथ ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। ये एक बेटर अप्रोच है। जबकि कुछ ऑथर्स अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि मल्टीपल नेविगेशंस, दो नेविगेशंस बना देते हैं, एक मोबाइल के लिए और एक उसके लिए। अब मैं दोबारा अगर फंक्शन F12 करूँ, इसकी CSS में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी आपको वो होम 12 ही नज़र आएगा, वो जहाँ मैंने साइन अप लिखा था। यहाँ पे देखिएगा साइन अप 20 आएगा लिखा हुआ, जैसे वो पहले आया था। चलो अब ये नहीं आ रहा किसी वजह से। तो ये हमारी दो नेविगेशंस हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी आ गया आपका होम का सेक्शन, डिव क्लास लाइन आईडी होम, ये आ गया। ठीक है, इसमें एक हमारे पास क्या है, एक्सप्लोर मोर का बटन है, डिव क्लास साइड वन, इसको साइड वन आप इसको नाम आप खुद दे सकते हैं। साइड वन से मुराद उसने कह दिया लाइफ लेफ्ट साइड है, आप अपनी तरफ से नाम चूज कर सकते हो, लेकिन अगेन यूज द मीनिंगफुल वर्ड्स। तो साइड वन में एक हेडिंग आ गई, एक बटन आ गया, बस। साइड टू में क्या किया, इमेज सोर्स लगा दिया, बात खत्म हो गई, ये साइज डिफाइन हो गई दो। अब आप इसकी CSS को रीड कर लेंगे, साइड वन में क्या किया हुआ है, साइड टू में क्या किया हुआ है। अगेन हम यहीं पे जाएंगे इंस्पेक्ट में, यहाँ पे ये देखें डिव क्लास साइड वन पे आपको क्लिक करना है। अब आ जाए, देखें ये लिखा हुआ है लाइन, लाइन कौन सी आई है, ये वाली डिव क्लास लाइन। ये मेन डिव है जिसके अंदर आपकी डिव क्लास साइड वन एग्जिस्ट कर रही है। पेरेंट डिव कौन सी है, लाइन। चाइल्ड डिव है साइड वन और साइड टू। तो पहले हम आप इसको देख लो, लाइन को, डिस्प्ले अगेन फ्लैक्स, देख लो फ्लैक्स, ये लाइन में आपको शो करेगा ना, एक सिंगल लाइन के अंदर आपको शो करेगा। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, मार्जिन दे दिया, ये देखें। अच्छा, ये लाइन आपकी पेरेंट डिव हो गई। साइड वन में क्या किया हुआ है, पैडिंग राइट 50 px, ये देखें। सिर्फ ये है आपके पास, इसी तरीके से साइड टू होगा। ये साइड टू यहाँ लगा हुआ है। इंस्पेक्ट में हमेशा प्ले करके देख लें कि आपकी जो CS की स्टाइलिंग है वो कैसे अप्लाई हो रही है और वो कैसे काम कर रही है, और उसके बाद ये आपको समझने में सबसे ज़्यादा मदद देगी। वरना आप यहाँ पे आएंगे, आपको नहीं समझ आएगी। यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ, साइड वन लिख देता हूँ, Ctrl+F, साइड वन, ये आ गया। अब मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, मैं तो कह दूंगा पैडिंग राइट। अच्छा, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, फॉन्ट साइज तो आपको पता चल जाएगा, मार्जिन बॉटम कलर ग्रीन, फिर ये साइड बटन, ये देखें साइड वन, इसमें सारा विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस। ये क्या चीज़ है बॉर्डर रेडियस, जो शेडिंग करने कॉर्नर्स को वाला राउंड करने के लिए, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। बॉर्डर स्टाइल नन, कि मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। कलर दे दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सब चीज़ें मैंने साइड वन के बटन के ऊपर अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो बेस्ट यही चीज़ है कि आप जी। हम्म
डॉट साइड वन है, यहाँ पे एक जगह से और नीचे डॉट साइड, लाइन नंबर बताएं। यहाँ से तो 9 नजर आ रहा है सर। नहीं, ये जहाँ माउस है, ये H1 साइड है। ये हाँ जी, ये हाँ वाला। जी, वो जो डॉट लाइन डॉट साइड वन है और नीचे साइड वन है, दोनों ही साइड वन के लिए हो रही है, लेकिन उसके ऊपर पेरेंट वाला को क्यों रखिए, पेरेंट के ऊपर मैं अभी तक क्वेश्चन नहीं समझा। लाइक हमारे पास एक पेरेंट ड्यू है, ठीक उसके है। अंदर फिर जो साइड वन और साइड टू है वो चाइल्ड ड्यूज है, चाइल्ड लिव है। तो नीचे डॉट साइड वन हम्म। करके आपने किया है स्पेसेस, और ऊपर आपने पेरेंट ड्यू को कनेक्ट किया है, वो क्यों किया है? देखिए, एक बात तो ये कि लाइन के अंदर हमने सिर्फ साइड वन में एक देखो कि साइड के साथ लिखा हुआ है H1, जी साइड के साथ लिखा हुआ है बटन, यानी कि साइड चाइल्ड डिव के अंदर जो फिर आपका इनर सेक्शन है हेडिंग, फिर आपका कौन सा इनर सेक्शन बटन। ठीक है, आपने जब एक डिव के अंदर मल्टीपल, एक डिव में पैराग्राफ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकती है, टेबल भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। फिर आपने एक डिव के अंदर जब मल्टीपल उन चीज़ों को स्टाइल देना है, वो कैसे करेंगे? वो स्टाइलिंग फिर ऐसे होती है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर लिखा हुआ है ना ये बटन, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ टेबल। तो अगर वहाँ पे टेबल है तो ये चीज़ें वहाँ पे उस टेबल के ऊपर भी जाके सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बल्कि अगर मैं ये नहीं करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, तो वहाँ पे जो पैराग्राफ होगा यही स्टाइलिंग उस पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप ऊपर पेरेंट ड्यू को हम्म। क्यों कनेक्ट कर डॉट लाइन को, सिर्फ डॉट साइड वन करके करते तो फिर वो नहीं होता, क्या सिर्फ डॉट साइड वन आप पेरेंट मैं लाइन। आपका मतलब ये है कि ये हटा दूँ, राइट? लाइन हाँ। हटा दें, अच्छा, लाइन हटा दूँ तो जी क्यों क्यों नहीं होगा वो, साइड वन में इसलिए है ना, आ जाओ यहाँ पे। पेरेंट, और अब इसको वहाँ पे पेरेंट कनेक्ट करें तो नीचे क्यों नहीं करेंगे? पेरेंट कनेक्ट नहीं, पेरेंट के अंदर हैं डिव्स, तो साइड वन साइड टू पेरेंट के अंदर है, जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं वही उसके अंदर भी आएंगी, वरना मुझे लिखने का फायदा, अंदर पेरेंट डिव बनाने का फायदा। ये देखो इधर दोबारा, ये लाइन वन है, ठीक है, लाइन है, इस लाइन की डिव स्टाइलिंग पढ़ो कौन सी है। ये इसके ये एक्सेस कॉपी कर वन लेते हैं, कॉपी कर क्लास, लो, वो क्लास है, डॉट जो लाइन है ना वो क्लास क्लास है। यहाँ पे आ जाए एक लाइन, ये देखें ये अभी मीडिया है, ये लो, ये आ गए हम यहाँ पर, अब समझ आई। अब दोबारा देखो कोड को, दोबारा देखो, उसी रेफरेंस को नीचे कनेक्ट करने के लिए हमें पहले लाइन नंबर 122 पे देखें, ये लाइन नंबर 122 पे देखें, सिर्फ पहले क्या पेरेंट लाइन को उसकी CSS डिफाइन की है, देख लिया, लग गया पता। ये ये देखें, ये यहाँ से लेके ये सिर्फ CSS जो है ये उस पेरेंट डिव की डिफाइन हुई भी है। अब उसमें उस पेरेंट डिव में साइड वन को इंक्लूड किया है कि पैडिंग राइट 50 px। अब यहाँ पर अगर आप आओ तो हमने ये साइड वन किधर गई, ये रही साइड वन, ये देखें ये लगा हुआ है साइड वन 50 px, इसलिए उसको कि लाइन की स्टाइलिंग भी उसको मिले और साइड वन की स्टाइलिंग में उसको जो इंक्लूड किया कि 50 px उसको आप दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लाइन को मैंने डिफाइन ही नहीं किया और सीधा साइड वन पे आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो बस असल में आपको मैंने इंस्पेक्ट में दिखा दिया, वहाँ नहीं दिखाया। ये लाइन में मौजूद है, ये रही लाइन, ये पहले पेरेंट की स्टाइलिंग मौजूद है और उसके बाद लाइन में साइड वन। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जिस जिस एलिमेंट पे जिस जिस पे मुझे इसको अप्लाई करना है मैं हर जगह पर उसको अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ बात यह है कि उन डिव्स के अंदर आपके वो एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए और उन एलिमेंट्स पे आप चाहते हो कि वो स्टाइलिंग अप्लाई हो, अगर नहीं है तो जाहिर है आप लिखेंगे भी नहीं। जी जी जो इसके नीचे जो साइड वन साइड वन डिफाइन किया आपने, तो जो लाइन का स्पेसेस है वो उसके अंदर आएगी या नहीं आएगी, वो तो हमने लिख लिखा है ना। किसमें?
डॉट साइड वन में यहाँ सब जगह है। इसकी बात कर रही हो अब आप, ये वाली? जी हाँ, अब बताएं इसके इसमें। अंदर जो लाइन की बेसिस है वो इसके अंदर आएगी। ये देखें, ये 129 पे पहले डिफाइन तो कर दिया, लाइन नंबर 129। डॉट लाइन डॉट साइड वन की बात डॉट कर रहे साइड वन, हैं। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब साइड वन में ठीक है एच वन मैंने क्या किया, मार्जिन बॉटम दे दिया, कलर दे दिया और उसके बाद मार्जिन दे दिया। अब साइड वन की एच वन के अंदर, अब साइड वन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसमें एच वन के अंदर ये जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो गई है। आप में से वो बैठे हैं सामने, कोई क्लास एम्प्टी देख लें, लैब 2 खाली है तो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ तक कभी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर लें। पेज खोल दूँ, एक मिनट, सॉरी। साइड वन साइड टू से लेकर कोर्सेज का जो हेडिंग आ रही है इससे ऊपर तक। क्या ये कुछ भी नहीं? कोई नहीं, चलता है, हो जाता है। वो कहते हैं रोजों को गए हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन ठीक है। लाइक दैट्स एग्जैक्टली। तो ओके, नेक्स्ट मूव करें इस पे। चलें जी। अच्छा, ये अब आपके सामने कोर्सेज है। एक तो हम इसको डिव क्लास से भी हम डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि बूट स्ट्रैपिंग हमें एक तो रिस्पॉन्सिव करने में बहुत आसानी कर देती है, उसके बाद पेज मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अभी ये हमारा प्योर HTML, प्योर CSS चल रहा है, इसमें बूट स्ट्रैप हमने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर बूट स्ट्रैप होता तो हमने सिंपली क्या करना था, डिव क्लास रो और इसके बाद डिव क्लास MD4, डिव क्लास MD4 एंड डिव क्लास MD4, ये हमारा एक पेज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाना था। तो अभी हमने इसको कैसे किया है, कोर्सेज सेक्शन बनाया, सेक्शन क्लास अबाउट और आईडी दी माय प्रोजेक्ट्स। अब ये कंटेंट की भी आ गई, टाइटल आ गया आपके पास, बॉक्सेस आ गए। अब देखें, एक बूटस्ट्रैप ना होने की वजह से कितना CSS लिखनी पड़ रही है। देखिए, डिव क्लास कितने मैंने बनाए हैं, बॉक्सेस 3 मुझे बॉक्स बनाने पड़े हैं। ये देखें, यहाँ से एक ये बॉक्स हो गया। अब जो 3 बॉक्सेस आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं वो ये 3 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया और ये तीसरा बॉक्स हो गया। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस बन गए आपके। अब फिर वही बात मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एक बूटस्ट्रैप ना होने की वजह से देखिए हमें CSS कितनी लिखनी पड़ी है। सेक्शन के बाद एक ये सबसे मेन पैरेंट डिव क्लास कंटेंट, फिर डिव क्लास टाइटल में हमने कोर्स अपना लिखा स्पैन में, फिर डिव क्लास बॉक्सेस बनाई, फिर ये बॉक्स बने। अब एक एक को इंस्पेक्ट करके पहले देख लें, फिर हम उसके CSS कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पर आ जाएं, ये सेक्शन आपका आ गया, ये आपके कंटेंट आ गए, ये आपका टाइटल आ गया, डिव क्लास कंटेंट टाइटल, ये देखो विड्थ। अच्छा, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना होता है, इस विड्थ को मैं क्या करूँगा, 100%। इमेज होगा, इमेज मुझे रिस्पॉन्सिव करना है, मैं स्टाइल विड्थ 100% कर दूंगा, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ये देख लें, फॉन्ट वेट दे दिया, बोल्ड और फॉन्ट साइज अप्लाई कर दिया, ये टाइटल आ गया आपका, मार्जिन दे दिया, ये देखें, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट। जहाँ पे प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिएगा। ये कि आपकी कौन सी क्लासेस कवर होगी, कंटेंट की और टाइटल की, यानी कि ये मेन क्लास
कंटेंट, ये वाली क्लियर होगी। और इसके बाद जो div क्लास टाइटल जिसमें हमने स्पैन लिखा हुआ था ये आ गया, ये वाला, ये कवर हो गया आपका। ये कंटेंट टाइटल और उसके बाद कंटेंट और टाइटल की क्लासेस की हमने अभी CSS देखी है। अब ये div क्लास बॉक्सेस, अबाउट बॉक्सेस, अगेन फ्लैक्स आ रहा है, ये आपके सामने है। फ्लैक्स क्या करेगा, अगर मैं फ्लैक्स को अनचेक करूंगा, ये नीचे नीचे फिर नीचे फिर नीचे, यानी कि जैसे हम 1 2 3 टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ये बॉटम टू टॉप इस तरीके से शो करेगा। तो ये फ्लैक्स, ये देखें ये होगा। अच्छा जी, जस्टिफाई कंटेंट आ गया, स्पेस बिटवीन, ये है स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट। रैप क्या है बेसिकली, ये इसको दोबारा कर दूं, थोड़ा सा जोर लगाएं। क्या, ये फ्लैक्स रैप, हाँ हाँ हाँ, रैप से वैसे क्या जहन में आता है, वही मतलब है इसी का, रैप का जो वैसे हमारा मतलब है, तो रैप का मतलब भी यहाँ भी वही है, डिव क्लास फ्लैक्स रैप। अब आप इसकी CSS की तरफ आओ, बॉक्सेस, ये देखिए अबाउट बॉक्सेस, वही डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, रैप किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, फिर बॉक्सेस में मैक्स विड्थ। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा इसको बेशक आप अभी स्किप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मज़ीद एडवांस लेवल के ऊपर है, मैं इंशाल्लाह फिर आपको समझा दूंगा इसका। मार्जिन दिया हुआ है 1020 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बॉर्डर रेडियस दिया है, पैडिंग है, बॉक्स शेडो है। अब देखें बॉक्स शेडो में RGB कलर दिया हुआ है। एक तो है ना जिस तरह हम कलर लिखते थे वाइट, वाइट दे दिया, हेक्साडेसिमल कलर दे दिया, यहाँ पे RGB कलर। RGB कलर किसी सूरत में क्यों एक हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कभी ग्रेडियंट देना होता है ना, जब हमें मिक्सचर ऑफ ए कलर देना होता है, थोड़ा सा शेड्स देने होते हैं, तो हमारा RGB कलर हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा ये कर्सर से क्या था, मैंने आपको ये पिछले एक जब कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने बनाया था तो कर्सर हमने डिफाइन किया था, कर्सर से क्या होगा, कर्सर अगर पॉइंटर होगा तो क्या होगा, ऐसे वो हाथ, ऐसे हाथ का निशान होगा, वो बना के आएगा। अब कर्सर अगर डिफ़ॉल्ट है तो क्या आएगा, एरो, अगर कर्सर डिफ़ॉल्ट है तो वो एरो ही आएगा। अच्छा ये बॉक्सेस आ गए, बॉक्स में ये क्यों लिखते हैं, ये वाला टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। अगर आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो लिंक है वो उसी पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा। कि अगर आप होम पेज के ऊपर हैं और होम पेज के ऊपर से आपने अबाउट के पेज पे क्लिक किया, तो वो अबाउट पेज जो है वो होम पेज के ऊपर ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसी के ऊपर ओपन ना हो, एक एज ए न्यू पेज के तौर पे ओपन हो, तो आप लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जैसे ही फिर आप अबाउट के पेज पे क्लिक करेंगे, वो एक न्यू पेज के ऊपर जाके ओपन होगा, फर्स्ट पेज को ओवरराइट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि हम लोग होम पेज पे हों, हम चाहते हैं कि यार होम पेज भी खुला रहे, अबाउट भी खुला रहे, कॉन्टैक्ट भी खुला रहे, ये चीज़ें ज़रा खुली रहें ताकि हम अपनी पेजेस को देख सकें। अगर बार बार वो ओपन होता रहेगा, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज आता रहेगा, तो हमने तो प्रीवियस चेंजेस को बाहर फिर पीछे जाना है, फिर रिफ्रेश करना है, फिर देखना है। तो इसलिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब आपके पास ये पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ में आपने जो भी वो डिफाइन हुआ है, और अगेन ये सारी की सारी फिर कॉपी पेस्ट है ये आपका, यानी कि जब एक बॉक्स आपने बना लिया तो बाकी बॉक्सेस के ऊपर भी वही सेम स्टाइल अप्लाई होना है। आपने वही बॉक्स है, वही डिव क्लास टॉपिक है, वही टारगेट ब्लैंक है, वही पैराग्राफ है। सही, डीएस से एचटीएमएल नीचे लिखा हुआ है, ऊपर डीएस से लिखा हुआ ये वाला, ये है, पेज पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है। है। अच्छा, ठीक है, ये DS है, ये वाला है, ये HTML ये वाला है।
ये है div क्लास टॉपिक, यानी कि आप इसको समझ लें टाइटल। ठीक है, आप इस टॉपिक की CSS भी देख सकते हैं। चलें इसको, ये लिखा हुआ है सेक्शन, सेक्शन के अंदर है, सेक्शन हमारा मेन है। सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन के अंदर स्टाइलिंग किस किस पे लग रही है, टॉपिक के ऊपर और उसके बाद हाइपर रेफरेंस के ऊपर, ए के ऊपर। ए यानी कि जो आपका लिंक है ना, लिंक टैग ए है। ए मतलब href है हमेशा, ये अंडरस्टूड है। ए एंकर टैग, ए मीन्स href। ठीक है, ए मीन्स href, एंकर टैग। जब भी आप href लिखेंगे वो ए के साथ लिखा जाएगा। फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, मार्जिन बॉटम दे दिया। आप अब इसको प्ले भी कर लें ज़रा बेशक। ये रहा। ठीक है, ये आपका डिव क्लास टॉपिक आ गया, ये आपका HTML आ गया। ये देखें फॉन्ट वेट और ये मार्जिन, ये सारे इस सेक्शन और इस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ये आपका ये सेक्शन क्लियर हुआ। अच्छा जी, अगेन ये आपका फॉर्म है। आप बेशक वो जो डिव क्लास जैसे हमने बॉक्सेस क्रिएट किए थे, या ऊपर ऊपर हमने साइड 1 साइड 2 क्रिएट की थी, आप सेम जहाँ हमने 2 बॉक्सेस बनाए थे, आप वहाँ 3 बनाए थे सॉरी, आप वहाँ 2 बॉक्सेस बना लें। या जो ऊपर ऊपर साइड 1 और साइड 2 हमने यूज़ की थी, आप वो साइड 2 और साइड 2 पेज को डिवाइड करने कर ले। ये चीज़ मैंने इसलिए आज अडॉप्ट की थी ताकि ज़रा आपको बूटस्ट्रैप और प्योर CSS का ज़रा कंसेप्ट जो अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि अगर बूटस्ट्रैप ना हो तो क्या होता है, बूटस्ट्रैप हो तो क्या होता है। अब एक यहाँ हमारे पास बूटस्ट्रैप होता है तो बड़े आराम से, जो इतनी लंबी चौड़ी CSS है ये होती ही ना, इतनी लंबी जो मेरी डिव्स बनानी पड़ी हैं ये भी ना होती। तो अब साइनअप को देख लेते हैं। ये सेक्शन क्लास कांटेक्ट और आईडी हमारी क्या कांटेक्ट हो गई। अच्छा, यही आईडी अब आप दोबारा बता रहा हूँ, यही आईडी जो यहाँ पे लिखा है कांटेक्ट, अगर आप इसको नैव में डालेंगे, नेविगेशन में ऊपर डालेंगे इसी स्पेलिंग के साथ, और जब आप कांटेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटो स्क्रॉल होके कांटेक्ट वाले सेक्शन पे आपको ले आएगा। ठीक है, डिव, ये कंटेंट आपका मेन हेडिंग सबसे मेन डिव हो गई। डिव के बाद टाइटल दिया साइन अप का। अब आपके पास ये कॉन्टेक्ट मेन्यू है, ये फॉर्म। अब देखें, ये मुझे एक फॉर्म बनाने के लिए कितनी तगोदाव करनी पड़ी है। ये इतना लंबा फॉर्म मेरा एक बूटस्ट्रैप ना होने की वजह से, ये देखें ये कहाँ तक जा रहा है, ये मुझे बनाना पड़ा है। नहीं तो हमने पिछले फॉर्म में क्या किया था, पिछले फॉर्म जो हमारा था वो भी तो राइट लेफ्ट दो जगह पे था ना, एक को डिव इधर कर दिया था और एक को डिव करके रो में 2 रोज बना ली थी ना, एक रो में राइट सेक्शन था, एक रो में लेफ्ट सेक्शन था हमारा। अब डिव क्लास इनपुट 1, ये देखें। अच्छा, जब भी काम करें अपना तो पहले देख लिया करें कि कौन सी डिव कहाँ से लेकर कहाँ से ख़त्म हो रही है। उससे आपको ये पता चलेगा कि पेरेंट डिव कौन सी है और किसका स्टाइल किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लाइक अब ये मैं डिव क्लास कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ, यानी कि ये मेरी मेन डिव है, मुझे ये पता चल गया। ठीक है, अब आप आ जाएं डिव क्लास टाइटल के ऊपर, ये सामने बंद हो रही है, ये स्पैन के बाद बंद हो रही है। डिव क्लास कॉन्टेक्ट मेन्यू, ये कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये चाइल्ड डिव है, उस पेरेंट के अंदर चाइल्ड डिव हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये डिव क्लास इनपुट 1, ये देखें। अब ये इनपुट 1 में वो चीज़ें हैं जो मेरी लेफ्ट साइड पे फॉर्म अपीयर हो रहा है, और जो इनपुट 2 जो नीचे लिखा हुआ है उसमें कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन राइट साइड के ऊपर है। सेम लाइक डिव क्लास रो, यहाँ पे आप समझ लें डिव क्लास रो, और वो भी डिव क्लास रो, 2 रोज बना ली, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इनपुट 1 में ये फॉर्म आ रहा है, ये इनपुट 1 में ये मेरा फॉर्म आ रहा है ये वाला। ठीक है, और इनपुट 2 में मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इनपुट 1 को देख लेते हैं और इनपुट 2 को भी देख लेते हैं।
कॉन्टेक्ट मेन्यू कौन सी डिव थी? मेन डिव थी। कॉन्टेक्ट मेन्यू, फिर इनपुट और फिर इनपुट, बॉर्डर रेडियस दे रही है और पैडिंग दे रही है 6px। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर रेडियस ना दूंगा तो क्या होगा, मुझे ये बताना ज़रा। कहाँ? किधर? किधर किधर? इनपुट फील्ड्स, जहाँ पे लिखा हुआ है ना एंटर योर नेम हियर, ये इनपुट फील्ड्स क्या होंगे? ये कॉर्नर्स हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट रिजिड कॉर्नर्स हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कॉर्नर्स हो जाएंगे। इनपुट 2 में देखें, बॉर्डर कलर दे दिया RGB। अच्छा, आप हेक्सा कलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप इस कलर कोड को कॉपी करें ऐसे, ये क्यों बंद है भाई? इंटरनेट ही नहीं आ रहा, चलो अच्छा। तो आप मतलब यहाँ बताने का मतलब ये था कि आप इन RGB कलर्स को और हेक्सा कलर कोड्स को गूगल में पुट करके देख सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। ये बटन आ गया आपका, मार्जिन बटन, बॉर्डर कलर, ये बटन है साइन अप का, इस पे देखें इंस्पेक्ट, और ये आपके पास आ रहा है, देखें बटन विड्थ, हाइट, रेडियस एंड ये बटन की सारी उन्होंने जो स्टाइलिंग है, ये देखो ये अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये आपके सामने हाइट, बॉर्डर में वापस लेके आ रहा हूँ, बटन कलर, आप इसको यहाँ पे जो उसने ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, हम इसको लाइक ब्लू, ठीक है, ये बॉर्डर कलर देखें थोड़ा सा ब्लू हो गया उसका। ये आपका ये जो साइन अप का बटन लगा हुआ था ये आ गया। और अब आप आ जाएं इनपुट 2 में। इनपुट 2 राइट साइड 1 क्लास लगा दी, इसको पहले स्टडी कर लो। कंटेंट 1, कंटेंट कंटेंट 1, ये क्लास कॉपी नहीं हुआ। अगेन फ्लैक्स और मार्जिन लेफ्ट कॉलम और मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्सल्स, इसको आप मैं क्लोज कर दूं ताकि मैं आपको लाइव पे दिखा सकूं। ये है राइट साइड 1, ये आपकी स्टाइलिंग लगी हुई है इस वक्त, ये लगी हुई है डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन। अच्छा, अभी इस पे क्रॉस लगा हुआ है, ये क्यों आता है क्रॉस लगा हुआ? अब माउस नहीं है मेरे पास, क्लिक कहीं करता हूँ जाता कहीं है।
जब आपका क्रॉस लगा हो या आपके पास वो स्टाइल अपीयर ना हो रहा हो, दैट्स मीन कि आपकी वो CSS जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, क्रॉस मतलब वो CSS आपका अप्लाई नहीं कर रहा। ये आ गया होम पेज अबाउट साइन अप 22। अब क्यों आया ये? अब क्रॉस खत्म हो गया, क्यों? व्यू, ठीक है, व्यू चेंज किया है तो वो स्टाइल जो थे वो पहले क्रॉस में थे, अप्लाई नहीं हो रहे थे, अब वो अप्लाई हो रहे हैं। व्यू विड्थ चेंज की है। अब मार्जिन लेफ्ट, ये देखो, ये डिस्प्ले आपका डायरेक्शन दे दिया, ये देखिए, ये आपका राइट साइड यहाँ पे आपकी डिफाइन हो गई कि आपने कॉन्टैक्ट है उसको किस तरीके से दिखाना है। अब अगर दोबारा देखो, अब ये दोबारा अगर मैं इसकी चेंज करूँगा, ये देखें ख़त्म हो गया, क्योंकि ये फिर मोबाइल व्यू के ऊपर चला जाता है। ये जो डिज़ाइन है, जो सेटिंग्स हैं राइट साइड की, ये डेस्कटॉप के लिए अप्लाइड है। अब मैं डेस्कटॉप व्यू में आऊँगा, देखें फ़ौरन आ गया, इनेबल हो गई। मोबाइल व्यू में जाऊँगा, ख़त्म हो जाएंगी। ये आपका फुटर आ गया, और फुटर फुटर फुटर, ये है जनाब आपका फुटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुटर स्पैन वाइट कलर दिया हुआ है। फुटर के एंकर टैग को हमने वाइट कलर दिया हुआ है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दी हुई है। यहाँ पर देखें आके, ये चीज़ अंडरलाइन हो गया। इसको अगर आप इंस्पेक्ट कर लो, अच्छा जी, फॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए। ये लगा हुआ है, देखें। अच्छा, एक बात आप एक और भी आपके लिए बता दूं कि जहाँ ये आप इंस्पेक्ट में देख रहे होते हैं ना कोड्स, उसके बिल्कुल यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा माउस है, वो आपको बता देता है कि ये कोड जो है इसका कहाँ लिखा हुआ है। style.css में लिखा हुआ है और इसके लाइन नंबर 313। तो आपके लिए फाइंड आउट करना इजी है कि आप उस फाइल में चले जाएं, लाइन नंबर 313 में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप चेंजेस कर लें जो आपको चेंजेस करनी है। ये आ गया फुटर। ये देखिए, अगर मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर से हटाता हूँ, फॉन्ट फैमिली हटाता हूँ, फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। टेक्स्ट लाइन से हटाता हूँ, टेक्स्ट लाइन से ये सेंटर से हट जाता है। तो ये आपका एक फुटर का कोड था। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो मुझसे शेयर कर लें आप।